Hi everyone, and in this video we are going to talk about class 9th chapter Structure of an Atom, in which we are going to talk about the topic configuration, electronic configuration and valency. So let's get started. So first of all, in this what we are going to do is we are just going to discuss about the electronic configuration. So first of all, let's understand that what is the electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अरेंजमेंट है एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की। और हमें पता है जैसे जो बहुत और बड़ी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने थ्योरी प्रपोज की है जिसमें इन्होंने पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के बारे में या एनर्जी शेल्स के बारे में बताया। सो अभी हम उनके रूल्स को सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो उनके रूल्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फिर बताती हूँ क्या होता है एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 minute. It is basically the arrangement of electrons. So electronic configuration is the arrangement of electrons. जैसे हमने अभी देखा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ तो हमारे जो बॉहरमैन बनी है इन्होंने कुछ एनर्जी लेवल्स की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी यानी कितने उसके अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं वो डिसाइड करके हमें उसका वो बताया, तो हमको उतना ही लेना होता है। तो अभी क्या उन्होंने दिया था, उन्होंने जस्ट एक फॉर्मूला दिया था दैट वाज 2n²। सो बेसिकली व्हाट वाज देयर इन दिस फार्मूला। इस फार्मूला में क्या है कि हमको सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे हमारे पास 4 शेल्स होंगी, हमारे पास 4 शेल्स होंगी K, L, M और N। और जो K शेल है ये कौन सी हमारी पहली नंबर की है, K शेल इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ जस्ट शेल, ठीक है। दूसरी शेल होती है L शेल, तीसरी शेल होती है M शेल, चौथी शेल होती है N शेल। तो यानी जो फर्स्ट शेल होती है हमारी वो होती है K शेल, फिर आती है L शेल, फिर आती है M शेल, फिर आती है N शेल। तो जैसे इन्होंने अरेंजमेंट बताया हमको कि K, L, M, N ऐसे हमारी जो मतलब लेवल्स हैं, ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम बहुत और बड़ी ने एक फॉर्मूला दे दिया और इस फॉर्मूला से हमको इनके एनर्जीज को निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो जैसे स्टार्ट करते हैं, K है शेल, L है, M है, N है। सबसे पहले हमको लिखना है कि K कौन से नंबर का शेल है। दूसरे डिफरेंट पेन से लिखते हैं, K पहले नंबर का शेल है, L दूसरे नंबर का शेल है, M तीसरे नंबर का शेल है और जो N है वो 4th नंबर का शेल है। तो अब हमको क्या करना है, बेसिकली हम 2n² फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। 2n²। बेसिकली हम निकालते हैं सबसे पहले तो कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो K शेल का सबसे पहले K शेल कौन से नंबर का शेल है, 1 है, तो N की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम N की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। तो इसका मतलब K शेल के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते हम सपोज करते हैं कि हम अपने बाकी शेल्स निकालते हैं। तो बाकी शेल्स कैसे निकालेंगे, जैसे L शेल है तो L सेकेंड नंबर का शेल है तो L का निकालेंगे 2n², N की जगह पुट करेंगे 2², आ जाएगा आंसर 8। इसका मतलब L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब M का निकालेंगे, फिर लिखेंगे, अब M शेल का निकालने वाले हैं, 1 मिनट। अब हम M शेल का निकालेंगे, 2n², हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। अब N क्या हो जाएगा, यहाँ पे M हमारे 3rd नंबर का शेल है तो 2 3 × 2 तो आ जाएगा 18। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत शेल्स होती हैं, ठीक है। पहले में आ जाएगा 2, दूसरे में आ जाएगा 8, तीसरे में आ जाएगा 18। ऐसे ही अगर आप 4th शेल का निकालते हैं जो है N शेल, उसका आ जाएगा 32। सो उसका जाएगा 32। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा, इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग गया दैट K शेल जो फर्स्ट नंबर का शेल है उसके अंदर 2 आ सकते हैं, जो L शेल है जो दूसरे नंबर का शेल है उसके अंदर 8 आ सकते हैं, 3 है हमारा M शेल 18 आ सकते हैं और जो 4th है वो है N शेल जिसके अंदर 32 आ सकते हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमने बहुत बड़ी जो स्कीम है उसका पहला लॉ तो पढ़ लिया कि वही चीज़ें आ सकती हैं जो मतलब हमने मतलब एल में इतना आ सकता है, एम में इतना आ सकता है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी की सेकेंड स्कीम है उसमें क्या उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने बताया है कि एक यानी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमको आप नाउ यू विल बी थिंकिंग कि हम फिर 18 इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा के एल एम, तो एम में फिर इसमें तो 8 ठीक है, इसमें 2 है, तो इसमें 18 क्यों नहीं हो सकता, इसमें हमें 8 ही लेना पड़ेगा। हाँ, हमें इसमें 8 ही लेना पड़ेगा हमारा मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस लॉ में जो बहुत बड़ी ने मतलब हमें क्या करना है, हमको फर्स्ट लॉ भी हमको कुछ ऐसा आंसर निकालना है, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए जिसके अंदर फर्स्ट स्कीम जो है वो भी फुलफिल हो जाए और जो सेकंड स्कीम है वो भी फुलफिल हो जाए, यानी वो भी ठीक आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, जब जैसे मैं आपको बताती हूँ नाउ कैसे कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं जैसे हम दोनों चीज़ों को प्रूव मतलब दोनों चीज़ों को ट्रू प्रूव कर दें। ट्रू कैसे प्रूव करेंगे, मतलब एल ऐसा हो कि के एल एम एन मतलब बहुत और बड़ी की पहली स्कीम भी ठीक चली जाए और दूसरी भी ठीक चली जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक लिख के बताती हूँ कैसे लिखेंगे। सो लेट्स टेक एन एलिमेंट एन ए यानी सोडियम। आई एम टेकिंग हेयर एन एलिमेंट दैट इज सोडियम। तो अब हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। सबसे पहले तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, सबसे पहले में तो 2 आ सकते हैं, ये तो हमको पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जैसा भी है पहले इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ 2 आ सकते हैं। सेकेंड में हम 2 आ गए पहले में, अब कितने बचे, 11 माइनस 2 कर देंगे, अब कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे में कितने आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, और फिर तीसरे में कितने आएंगे, तीसरे में ऑब्वियसली 2 आ गए, यहाँ पे 8 आ गए, तो 2 + 8 10, तो 11 में से अब कितना बचा, 1 बचा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। इट इज़ वेरी इजी। नाउ लेट्स गो टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the shells are fit। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम एक इलेक्ट्रॉन में ही सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भर, जैसे एन ए है, ऐसा नहीं मुझे करना कि एन ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ और सिर्फ 11 हो जाएगी, एक ही शेल में सब कुछ भर दूँ, नहीं, ऐसे हमको नहीं करना। हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप वाइज मैनर में हमको इस चीज़ को परफॉर्म करना है। पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर जितना भी बचा 1 आएगा, राइट। सो दिस इज़ अ करेक्ट मैनर। अब हमको क्या करना है, हमको डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में, तो हमको डायग्राम्स भी आने चाहिए। तो हमको कितने का डायग्राम आना चाहिए, वी शुड नो द डायग्राम टिल द 18 एलिमेंट्स। हमको पहले 18 एलिमेंट्स, हमको अपने पीरियोडिक टेबल के पहले 18 एलिमेंट्स का बनाना आना चाहिए डायग्राम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम हमको आना चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, हाइड्रोजन है तो इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू इन अ वेरी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एटम की। तो हमारा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का डायग्राम हम सीखते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन का डायग्राम देखते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, शेल को डिनोट करेंगे। ये तो सर्कल है, बीच में हमको पता है उसका न्यूक्लियस होगा, जैसे सेल होता है, हम ना बायोलॉजी में सेल में भी बनाते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे। हाइड्रोजन है, उसका बीच में न्यूक्लियस होगा, हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है ना, हमको क्या पता है वो चीज़ लिखनी है। सबसे पहले तो हमको पता है, साइड में आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के पास हमको ये भी पता है कि 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस होता है,
उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन, है ना। वैसे तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होते हैं, वैसे क्या होता है, हर एटम के पास कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इस एटम में यानी हाइड्रोजन में क्या केस है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन्स है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो हमने जो डायग्राम है हमको बनाना है ना, वो चीज़ आपको साइड में लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना है कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हमको क्या करना है, हमको डायग्राम में भी इसी चीज़ को लोकेट करना है। आई एम यूजिंग माई रेड पेन। सबसे पहले तो प्रोटॉन कैसे हम डिनोट करते हैं, प्लस से, तो मैं प्लस लिख देती हूँ बीच में, क्योंकि हमारा प्रोटॉन ही है। न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आ सकते हैं, न्यूट्रॉन तो भाई इस केस में है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन है तो प्रोटॉन आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ बाहर। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करें। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हो, मतलब ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ऐसे करना है आप ऐसे कर लो, ऐसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल आप ऐसे यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, बट द करेक्ट वे इज टू जस्ट लेट मी, लेकिन जो करेक्ट मैनर होता है इसको ड्रॉ करने का वो होता है ये वाला, ठीक है। करेक्ट होता है कि हमको शेल बनाई हमने, बीच में प्रोटॉन डाला और साइड में एक इलेक्ट्रॉन को शो किया। सो ऐसे हम बनाते हैं हाइड्रोजन को। तो अब हम पीछे वापस चलते हैं, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ऐसे ही क्या करना होता है, शेल बनानी होती है, बीच में प्रोटॉन और साइड में हमको न्यूट्रॉन दिखाना होता है, 1 न्यूट्रॉन। ऐसे ही बाकियों में भी होता है, ठीक है। आप डिवाइड इसको कर सकते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये पूरा मतलब डायग्राम गिवन है, या आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। अगर आपको ना मिले PDF तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको मतलब हमने क्या किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मैंने शो कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो इसमें भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, वरना ये ईजिली गूगल पे आपको ये गूगल सफारी पे मिल जाता है। चलिए, तो हाइड्रोजन है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब हम चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बनता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ें। तो कभी कभार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना और जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। वैलेंसी तो हमें पता ना, कोई भी सोडियम लिखेंगे तो उसके ऊपर वैलेंसी लिखते हैं ना, -1 या +1, तो ये तो वैलेंसी होती है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली इज द इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारी आउटर मोस्ट शेल में, यानी एलिमेंट है सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो सोडियम में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बता दिया सोडियम की ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वही जो आखिरी शेल में है, वही होगा जो आखिरी शेल में है, यानी 1 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So 1 will be the valence electron in sodium, right? मतलब सोडियम में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो 1 क्या होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मतलब सबसे आखिरी वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी नंबर गिवन है वो होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी देखो 2 सिंपल सी बात है, 281 है Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो 1 है वो आखिरी शेल में यानी कॉमा सबसे आखिरी में जो नंबर लिखा होगा वो सीधा हमारा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, सो दिस इज वेरी इजी।
अब सबसे पहले इसका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों रखा इसका नाम? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमें ये एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में डिनोट कर, मतलब एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल 281 है सोडियम की वैलेंसी। तो अब इसमें मुझे पता लगा 1 मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने मुझे वैलेंसी निकालने में कैसे हेल्प किया? हमको पता है इसको इस शेल में, हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना स्टेबिलिटी के लिए, है ना, ताकि वो ऑक्टेट स्टेट गेन कर ले। तो इसमें कितने चाहिए होंगे? या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले 8 बनने के लिए, या वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे 8 बनने के लिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा आसान क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना? सो ज़्यादा आसान होगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। तो इसीलिए मतलब जो मेरी आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी मतलब आउटर मोस्ट शेल में मेरा जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो ही हमारी वैलेंसी को निकालने में हेल्प करता है। राइट, वेरी राइट। सबसे पहले वैलेंसी ना फिर से समझ लेते हैं वैलेंसी होती क्या। वैसे हम सबको पता है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। वैलेंसी होती है हमारी बेसिकली ऐसी कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एटम की कि वो किसी तरह कुछ भी करके, लूज करके, गेन करके, शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ली अपनी आखिरी शेल के अंदर, ठीक है, ताकि वो ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को गेन कर ले। ठीक है जी, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, आखिरी शेल में 8 हो तो ऑक्टेट तब भी, और डुप्लेट क्या होता है, आखिरी शेल में 2 हो तो डुप्लेट, 2 हो तो डुप्लेट। ठीक है, तो 8 हो तो ऑक्टेट, 2 हो तो डुप्लेट। 8 फॉर ऑक्टेट, 2 फॉर डुप्लेट, वेरी इजी। अब ऑक्टेट 8 के लिए, डुप्लेट 2 के लिए। तो चाहे अगर इलेक्ट्रॉन के पास आखिरी में 8 हो या 2 हो, मतलब वो स्टेबल हो चुका है, मतलब ठीक है ना, स्टेबल हो गया। अब उसे कुछ करने की, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्ट्रगल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये डायग्राम एक एक्स्ट्रा बुक में था, सो आई हैव गिवन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू यू पीपल। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट या। अब आप इस डायग्राम का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजीली आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसके अंदर आपको वैलेंसी पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है कि वैलेंसी निकालें कैसे। ये दिख रहा है ना आपको कि वैलेंसी निकालें कैसे, के एल एम, ये मतलब 3 ही होती है ज़्यादा ना, मेन इंपॉर्टेंट शेल्स पहली 3 होती हैं, यही पूछ जाते जाता है, तो यही याद रख लो आप। आपको के एल एम एन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ना, एन तो आती ही नहीं ज़्यादातर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स तक, एटम तक। तो आपको मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यही ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सारा कुछ इसमें गिवन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए, ज़रूर लीजिए, और आप बाद में आप इसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम अब बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस, कि नोबल गैस का इनर्टनेस की बात करते हैं। देखो, द नोबल और इनर्ट गैसेस, हमको पता है नोबल गैस क्या होता है। नोबल गैस आर वो गैसेस जो स्टेबल है, मतलब अनरिएक्टिव, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसी गैसेस जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, हाईली स्टेबल। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, बेसिकली इनमें होता है कि मतलब ये ना, इनको हम इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं। नोबल गैसेस का इनर्ट इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो आखिरी शेल होता है ना, इसके अंदर या तो 8 होता है या 2 होता है। 8 से ऑक्टेट बन जाती है, 2 से डुप्लेट। वैसे 2 वाला ना सिर्फ और सिर्फ हीलियम का केस है, बाकी सब में 8 होता है। 2 सिर्फ और सिर्फ हीलियम, ये देखो आपको लिखा भी हो ना, एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस, ज़्यादातर सारी इनर्ट गैसेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में, एक्सेप्ट हीलियम क्योंकि उसके पास 2 होते हैं। तो ये सारे जिसके पास 8 है आखिरी मतलब, तो ये क्या हो जाती है, हाईली स्टेबल हो जाती हैं। द इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक होती हैं, ये सिंगल एटम ही बनते हैं, इनका कोई ना मतलब इनके साथ कोई कंपाउंड वगैरह नहीं बनता। हमने कभी सुना नहीं ना हीलियम का He2, कभी सुना है H2O तो सुना है,
He2 तो नहीं सुना, यानी ये ना इनर्ट गैसेज होती है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करती। नियॉन का भी हमने कभी कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी है ना। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है विच यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको इसका आंसर मुझे बताना है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन है, मतलब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने वहाँ से ये ना स्क्रीनशॉट लिया, आप ले सकते हो अगर आपको पास नहीं है एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। बेसिकली आपको क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि इसमें इन दोनों एटम में, कार्बन में और सोडियम में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है इनकी। यानी बेसिकली मैं आपको सिंबल्स ऑफ फंडा बताती हूँ। इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। मैंने आपको अभी भी समझाई है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टिंग में वीडियो में समझा दी थी। हाँ, तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कार्बन की, सोडियम की, कॉमन बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल। अगर एक एटम में K शेल L शेल फुल है तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल। यानी उस शेल, मतलब उस एटम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो K L M N हमने ये पढ़ा है ना। अब M N तो इस शेल में है ही नहीं, क्वेश्चन में क्या बना है ना। तो K और L में अगर फुल है, K में कितने हो सकते हैं ज़्यादातर 2, इसमें कितने हो सकते हैं 8। तो अब मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दे दिया और आपको गेस करना है। अब आपको सिंपल करना क्या है, 2 + 8 करना है, 10 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। सेकंड का तो मैंने वैसे आंसर बता ही दिया है ना, आंसर तो बता ही दिया मैंने सेकंड का। लेकिन आप मुझे फर्स्ट का आंसर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट का आंसर आपको मुझे ज़रूर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भेजना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको आपका जो नेम है अगली वीडियो में कमेंट करके बताऊंगी। यानी मतलब आपका मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट करके अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो इसलिए आप अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपका नेम ज़रूर हाईलाइट करूंगी अगर आप कमेंट करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। सो अगर आपको तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगर इन दोनों क्वेश्चंस को ऑफ कोर्स कमेंट ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आपको क्या करना है, 4 चीज़ें करनी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक